5 सितंबर से खुलने जा रहा है एक नया आईपीओ और उस आईपीओ का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। 5 से 7 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले मैं जल्दी से आपको बैंक की जानकारी दे दूं, उसके बाद इशू की जानकारी दूंगा। तो पहले तो बता दूं बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। जी हाँ, 100 साल पुराना ये बैंक है। नाडर बैंक लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1962 से इस बैंक को लाइसेंस मिला आरबीआई से। ज़्यादा फोकस जो है इस बैंक का वो एमएसएमईज पर है, रिटेल पर है और एग्रीकल्चर पर। रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, आरएएम राम कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, या इसका बिजनेस मॉडल है। 2022 तक, जो मार्च 2022 तक इनके पास लगभग 500 से ज़्यादा ब्रांचेस थी और लगभग ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो तमिलनाडु में हैं और बाकी दूसरे शहरों में भी फैली हुई है। पहले अब इशू की जानकारी समझ लीजिए। 5 से 7 सितंबर तक इशू खुला रहेगा। 500 से 525 रुपये का प्राइस बैंड है। 28 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा प्रति लोट होगा 14,700 रुपये का। फ्रेश इशू आ रहा है और वो पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू है, यानी कि 831 करोड़ बैंक जुटाएगा इस इशू के जरिए और सारा का सारा पैसा जाएगा बैंक को। तो मार्केट कैप जाहिर सी बात है कि 10% का इशू, तो 8,313 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनता है इस कंपनी का। ये आपके लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आइए अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ बैंक के एमडी और सीईओ केवी रामामूर्ति साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर से सर्टिफाइड एसोसिएट आपने ये डिप्लोमा किया है, डिग्री ली है। बैंकिंग सेक्टर का 40 से ज़्यादा लंबा और गहरा अनुभव राममूर्ति सर का है। बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक जैसे दिग्गज बैंकों में आप लंबे समय तक काम कर चुके हैं। बैंक्स की कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो बैंक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रही है पिछले कुछ समय में। लगातार बैंक ने ग्रोथ की है। जो एनपीएस हैं इनके काफ़ी कंट्रोल में हैं और साथ ही साथ ज़्यादा फोकस दक्षिणी भारत में और स्पेशली तमिलनाडु में है। लेकिन इसके साथ ही आईपीओ के साथ कुछ और चिंताएं भी हैं जिस पर हमें राममूर्ति सर से सवाल पूछने हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआत उस बड़े मुद्दे से करना चाहता हूं जिसमें समझाया जा रहा है कि आपके बैंक के कुछ शेयर होल्डर्स ने यह आईपीओ लाने से रोकने के लिए सैट में एक अर्जी दी और जिस पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी। कुछ आप बता सकते हैं कि आपके शेयर होल्डर्स क्यों आईपीओ नहीं लाना चाहते हैं और इसका क्या स्टेटस है? क्या 5 सितंबर को कोई हियरिंग होने वाली है या अभी तक इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं है? जरा ये बताएं सर। हमने आरएचपी में जैसा बताया गया हुआ, वो अपना सैट में जो एप्लीकेशन है, इट इज हियरिंग इज शेड्यूल्ड टुडे, इनफैक्ट आज की तारीख में। ओके। आई थिंक हमारी तरफ से, सेबी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई है। आई थिंक वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर केस एंड आई थिंक ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये कहने में दिक्कत नहीं है कि इस आईसीयू प्रोसेस वंस स्टार्ट होने के बाद कोई भी सिस्टम में अभी तक रोक नहीं लगाया गया, उसकी उम्मीद के साथ एंड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक उसकी जो सुनवाई होने के बाद आई थिंक वी विल बी इन अ पोजीशन टू टेल यू वेरी क्लियरली व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। डेफिनेटली। राममूर्ति सर, व्हाट इज़ द रीज़न? क्या वजह है कि आपके इन्वेस्टर्स आईपीओ लाने से रोक रहे हैं? आईपीओ लाना तो और आईपीओ आना सारे इन्वेस्टर्स के फायदे की बात है, राइट? तो लिस्टिंग होगी तो सबको मौका मिलेगा ट्रेड करने का, एग्जिट करने का, खरीदने का, बेचने का। व्हाट इज़ द रीज़न देन? नहीं, रीजन सब है, लेकिन क्योंकि जब सुनवाई हो रही जा रही है आज की तारीख में, उससे पहले मैं पब्लिक में जाना नहीं चाहूंगा एंड इट विल बी अगेन ए कंटेंशियस इशू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाजुक स्थिति को देखते हुए हम वंस हियरिंग होने के बाद, वर्डिक्ट आने के बाद हम बात करना उचित समझूंगा। आ, आपकी जो इक्विटी है उसका 38%, लगभग 5 करोड़ 40 लाख शेयर्स, ये लीगल प्रोसीडिंग्स में है। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है आपकी ओवरऑल इक्विटी का। क्या कुछ आप डिटेल्स दे सकते हैं कि इतना बड़ा इक्विटी क्यों लीगल प्रोसीडिंग्स में है और इसका आगे क्या इम्पैक्ट बैंक पर हो सकता है? ज़रा उसके बारे में समझाएं सर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ डिस्प्यूट्स बहुत सालों से इश्यू खड़ा है हम अपने बैंक के सामने, बट इश्यूज रहते हुए भी हमारा बैंक का परफॉर्मेंस कहीं कुछ अफेक्ट नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इश्यूज के साथ ही जीना सीख गया बैंक। और ऑल दिस शेयर इश्यूज विच आर देयर impending, legal or otherwise also, I think they have not affected us, our bank's performance, and neither our bank's performance is affected nor our shareholders returns are affected, in fact। सर ये देखिए, हम फ्रेश इन्वेस्टर्स का कोई जी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हाँ, मेरा मानना सही जी है। राममूर्ति सर, देखिए हम आपको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछें, लेकिन ये बात भी सही है, बैंक्स के फिनेंशियल्स आप देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे तो बेहद स्ट्रॉन्ग है।
साल दर साल नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ 16 से 18% इम्प्रेसिव है। एनपीए आपके नेट लेवल पर 1% से नीचे, काफ़ी बढ़िया कहे जाएंगे। इसके अलावा निम्स लगातार 3 सालों से बढ़कर 4.1% पर आ रहे हैं। सो इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर्स को दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक के साथ जो दूसरे मुद्दे बड़े जुड़े हैं सर, उसी पर राय लेनी, क्योंकि वो अल्टीमेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन्वेस्टर आपके इस इशू में पैसा लगाए, कई सारे एक्शन कई रेगुलेटर्स की तरफ से बैंक के अगेंस्ट में हुए हैं। आरबीआई ने पेनल्टीज़ भी लगाई है, आरबीआई ने कई इंस्पेक्शंस भी किए हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी शो को नोटिस आए। क्यों बार बार बैंक्स के पास ये इतने सारे लीगल इश्यूज आ रहे हैं, इसके बारे में कोई अंदाज़ा दे सकते हैं सर? नहीं नहीं, जो हमने डिस्क्लोजर्स, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स जो दिए है, आई थिंक हमारी जो आरएचपी में, उसके अलावा कहीं फर्दर डिटेल्स इस माध्यम से देना उचित नहीं समझूंगा। इसके बारे में नहीं जो नहीं, भी आप मैं, वही बता दीजिए, क्योंकि सारे दर्शकों ने तो पूरा डीआरएचपी पढ़ा नहीं होगा, राइट? न मैं पूरा पढ़ सकता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने उठाए, तो जरा एक अंदाजा दें कि रीज़न क्या है, क्या खास रीज़न क्या है, क्योंकि अगर दर्शक उस मैटर को क्लियर कर पाएंगे, व्यूअर्स इन्वेस्टर्स कर पाएंगे, तो ही बैंक के आईपीओ में नहीं पैसा लगाएंगे, राइट नहीं, सर? इस छोटी सी मुलाकात के साथ मैं करना उचित हम समझूंगा, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट्स है आई जी। थिंक 94 से ऑनवर्ड्स है, क्योंकि अच्छा। एक ही 90 एसआर टेक ओवर बिड से लेके शुरुआत हुआ था उसका। आज आज भी नतीजा एक पूरी तरीके से लॉजिकल स्टेज पे आने का उम्मीद है, आई थिंक विद दिस आईपीओ इन प्लेस। एंड देन परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आई थिंक अगेन रीट्रेट करना चाहता हूं कि ये डिस्प्यूट्स हैव नॉट हैम्पर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक और नॉट द डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक इन द पास्ट आल्सो। परफेक्ट। अच्छा राममूर्ति सर, एक और चीज़ जो हमने नोटिस की आपके आरएचपी से, कि पहले आप ऑफर फॉर सेल लेना चाहते थे, राइट? और कई सारे आपके इन्वेस्टर्स हैं, लगभग 14% इक्विटी वाले, वो ऑफर फॉर सेल में अपना स्टॉक बेचना भी चाहते थे, लेकिन बाद में आपने ऑफर फॉर सेल के बजाय आईपीओ लाना ठीक समझा। तो क्या वजह है सर, क्यों ये बदलाव किया? अभी जो एफआईएस जो भी आज आपने बताया सैट के थ्रू माध्यम से कुछ केसेस चला रहे हैं, ये आई थिंक दे आर होल्डिंग इटसेल्फ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड देन दे आर द डिस्प्यूटेड होल्डिंग एज ऑफ नाउ, एंड देयर वाज नो ऑप्शन फॉर द बैंक टू गिव गो फॉर दैट ओएफएस ऑप्शन, उनको देने का कोई कुछ गुंजाइश थी नहीं। अच्छा And then सर। when offer for sale were given to other investors, all other investors, none of the investors have opted for that. Out of 22,000 of shareholders we have, I think only 6 shareholders have expressed the interest to offer the shares in the OFS category, mein 12,505 shares. That too, I think these people have also went back considering the fact that we took little more time in getting the approvals in place. ओके, बट आज लेकिन वो सारे लेकिन विड्रा होने के बाद हमारे जी, पास कोई दूसरा कोई आल्टर नहीं है, सेबी को अप्रोच करते हुए हमने ओएफएस वाला जो कैटेगरी है वो विड्रा करने के लिए मांग की है, तो सेबी भी सहमत हुआ। लेकिन जो मेरे पास डेटा है, लगभग वो 14% इक्विटी, राइट सर? 14% तो काफ़ी बड़ी होती है, राइट? नो, हमारे पास ओएफएस के लिए रिक्वेस्ट आई थी, ओनली 6 शेयर होल्डर्स विद 12,505 शेयर्स, वो कितना परसेंट होता है इक्विटी का? वेरी नेग्लिजिबल, ओके। 0.06% के ओके, आसपास। परफेक्ट। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि आपके बैंक के सामने 317 क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हैं, जिसमें लिटिगेशन अमाउंट 6,200 करोड़ से ज़्यादा है। आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम 1,800 करोड़ है। लगभग लगभग 3 गुना से ज़्यादा आपका जो साल भर में आप नेट इंटरेस्ट इनकम बनाते हैं, उससे ज़्यादा पैसा लिटिगेशन में। अगर वो लाइबिलिटी आ गई बैंक को, तो कैसे आप उसको पूरा करेंगे? आपकी 3 साल का रेवेन्यू, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, वो लिटिगेशन में है। लिटिगेशन में मतलब कहीं कुछ हर बैंक का जो भी ये सब लिटिगेशन जो भी है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि लिटिगेशन, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो केसेस खड़े हैं उसके, उसका जो सरफेसी एक्ट जैसे एक्ट है, आपको जिस अकाउंट एनपीए हुआ था उसके बारे में सिक्योरिटी एनफोर्स करने के लिए जो भी गुंजाइश है उसके ऊपर हम कुछ कार्रवाई करेंगे, उसके सामने कोई जाएगा। अगर ऐसी केसेस सब मिला के ये नंबर है, इससे हमारा कोई शक नहीं है कि कहीं हमें बैंक के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगी। बात है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो आमतौर पर सारी कंपनियां करती है, सारे बैंक्स करते हैं, हर साल एजीएम। आपकी 3 साल की एजीएम एक साथ हुई, अगर मेरे पास सही जानकारी है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। क्या वजह है कि बैंक हर साल टाइम से रेगुलरली एजीएम नहीं करा? कोई खास वजह सर? नहीं, तो आपने सही बताया कि जो शुरुआत में ये बैंक का एक 100 ईयर ओल्ड बैंक है, 100 ईयर यंग बैंक बोल के हम कहते हैं। इसमें कोई लेगेसी इश्यूज ऐसी है, जैसे मैंने बताया था, कहीं कुछ 94 ऑनवर्ड्स सम ओनरशिप tussle has been there in place on ओके। account of which some legal disputes, legal cases were there in different courts. In fact, all those cases were centralized at high court, and then ये हाई कोर्ट उचित समझा कि हाई कोर्ट के द्वारा ही हमारा एजीएम करते थे हम लोग इससे पहले। ओके। एंड लेटेस्ट जो हाई कोर्ट वर्डिक्ट है,
इसमें हमें कोई छूट मिल गई है कि आपको हर बार एजीएम कंडक्ट करने के लिए कहीं कुछ हाँ का परमिशन के लिए हाई कोर्ट पहुंचने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप एमसीए गाइडलाइंस के मुताबिक कर सकते हैं। ये बार जो हमने एजीएम किए आई थिंक अपने आप किए कि नॉर्मल एनी अदर कंपनी जैसी एजीएम कंडक्ट करती है इसी मुताबिक किए हमने। आज की तारीख में कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे लिए कोई लीगल एंगल से नहीं तो और कोई से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर कोई लीग अपना अपना हाई कोर्ट को खटखटा के नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। सर वैसे तो आप बैंक की कमान संभाल रहे हैं और आप बैंक को लीड कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन की ज़रूरत होती है बैंक में। चेयरमैन कब तक अपॉइंट करेंगे? और जो मुझे आरएचपी से पता चला है कि पहले आपने चेयरमैन के लिए अप्लाई किया था मिस्टर बालकृष्णन प्रभाकरन सर के लिए, उन्हें आरबीआई ने मना कर दिया। क्या वजह है और कब तक चेयरमैन हो सकता है सर बैंक के पास? बोर्ड ने और कुछ डिसीजन लेके कुछ और के किसी सेकंड कैंडिडेट को नॉमिनेट किया हुआ है। आई थिंक दैट आरबीआई परमिशन के लिए लिखवाई की है। आई थिंक इट शुड बी हैपनिंग एनी टाइम। ओके, अच्छा सर, मैंने बहुत सारे आपसे नेगेटिव सवाल पूछे, कुछ अच्छे सवाल भी पूछता हूँ आपसे। पहला सवाल तो ये है कि आप कह रहे हैं कि हम 100 ईयर्स ओल्ड यंग बैंक हैं, तो क्या मतलब तब और अब में क्या बदला? क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री देखता हूँ सर, तो बहुत सारी मुझे चीज़ें खराब दिखती है, बहुत सारे लिटिगेशन दिखते हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी एक्शन दिखते हैं। क्या ऐसा बदला है और कब से बदला है जिससे कि बैंक की पुरानी हिस्ट्री पीछे रखे, नई हिस्ट्री नई जो फ्यूचर आगे लेकर आए, जरा वो समझाइए सर। मेरे को तो यही उचित समझूंगा कि ये जो डिस्प्यूट्स और नेगेटिव साइड जो आप बता रहे हैं, ये सब रहते हुए भी बैंक का परफॉर्मेंस के ऊपर पहले से कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा है। बैंक ऑलवेज बिलीव दैट banking is business, business is for profit. That's the reason why this bank has the envious record of posting continuous profit from the days of inception as such. And dividend distribution भी all these 99 years दिया हुआ। एक साल का जो छूट था जो आरबीआई ने कोरोना रिलेटेड अनसर्टेनिटी की वजह से सारे सिस्टम में सारे एंटिटीज को तो रोक के रखा था, उसके बाद वो छोड़ के बाकी 99 years का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है इसका। जी बात सर बिल्कुल परफेक्ट है। फाइनेंशियल को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है, आपके एनपीए भी कंट्रोल में है, ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन अगर एक कोई इन्वेस्टर जनरली पैसा लगाता है, देखिए 50 बैंक लिस्टेड है, आपका एक और बैंक लिस्ट होगा, तो मेरे पास ऐसी क्या वजह है कि मैं एक ऐसे बैंक में पैसा लगाऊं जहां पर बहुत सारे लीगल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लीगेसी इश्यूज़ हैं और वो तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है? तो मेरे पास एक लॉजिक रीज़न होना चाहिए, मैं आपके बैंक में क्यों पैसा लगाऊं? मैंने ये बताया ना, कहीं इन्वेस्टर्स के लिए कहीं कॉन्फिडेंस देने के लिए एक ही मंत्र है, नहीं तो एक फिलॉसफी विद व्हिच द बैंक हैज बीन फंक्शनिंग। जो भी कहीं भी कुछ डिस्प्यूट चलते हुए बैंक का परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया, बैंक का रिटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया, जो लाभ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक कंपेयर पीयर बैंक कंपैरिजन में वन ऑफ द बेटर बैंक, डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छी है। इस देखते हुए डिस्प्यूट्स के साथ ही ये बैंक परफॉर्म कर रही है। कहीं ओनर्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मैंने बताया आपको 22,000 shareholders are there in the system as of now. सर आखिरी सवाल, आपका जो आज सेट में हियरिंग है उसके बाद पता चल जाएगा कि आईपीओ ऑन ट्रैक है या कहीं कुछ आगे पीछे होना, तो आज समझ में आ जाएगा, फाइनल डिसीजन हो जाएगा सर? Yes, yes. ओके सर, चलिए उम्मीद करते हैं कि 5 सितंबर को आपके बैंक का आईपीओ खिले और इन सारी समस्याओं को नज़रअंदाज करके इन्वेस्टर्स आपके आईपीओ की तरफ देखें, पैसा लगाएं। हमारी शुभकामनाएं सर आपके आईपीओ के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर जी बिजनेस सर।